Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well in your life. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉलिटरी रीपर, जो आपकी बीए इंग्लिश की पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। आज हम उसके ऊपर तनकीदी जायज़ा लेंगे, उसके ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। सबसे पहले आपको इस पोइम को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का मतलब होना ज़रूरी है। वर्ड्सवर्थ के मतलब यानी पोइट के मतलब कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर मेरा नहीं सुना और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी इसी तरह से जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अब मैं आपको बताऊंगा, वो आपने बॉल पेंट और जो कॉपी है वो अपने पास रख लेनी है ताकि आप उसके ऊपर एक नोट्स की शक्ल में ये चीज़ें लिख लो। ये जो मैंने बातें आपको बताऊंगा ये इस पोइम का जो जिस्ट है, निचोड़ है, जो मेन आइडिया, जो थीम है वो होगा। अगर आपको ये बातें समझ आ जाती हैं तो पोइम का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में या पोइम का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने में किसी किस्म की आपको इशू नहीं रहेगा। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं वर्ड्सवर्थ के इंट्रोडक्शन से। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक शायर है, रोमांटिक पोइट है। इसको पायनियर भी कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को और एस.टी. कोलरिज को। ये दोनों दोस्त थे। कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रोमांटिक एज का जो स्टार्ट है वो वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने 1798 में किया था। जो थे उन्होंने जो कुछ बैलेट्स लिखे थे उसके साथ। ठीक है, तो एक रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट से मुराद ये है कि जो नेचर को प्यार करने वाला है। वर्ड्सवर्थ की आपको पोइम्स जितनी भी हैं उसके अंदर आपको एक उसकी वो मिलेगी जो कि उसकी अपनी थिंकिंग है। जब वो महसूस करता है, जो चीज़ें उसके माइंड में आती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसको वो बयान कर देता है। तो उसके दूसरी बात कि उसके पोइम्स के अंदर आपको हमेशा नेचर की डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। वो नेचर को प्यार करने वाला शख्स था। वो कहता था कि जो इंसान है वो सिर्फ तब खुश रह सकता है जब तक कि वो नेचर के पास रहेगा, अदरवाइज़ वो खुश नहीं रह सकता। तो ये कुछ बातें थीं जो कि उसके वर्ड्सवर्थ के मतलब थीं। वर्ड्सवर्थ मैंने आपको बताया चूँकि एक रोमांटिक पोइट है तो उसकी जितनी लिखी हुई पोइम्स हैं वो भी रोमांटिक ही होती हैं। जो सॉलिटरी रीपर है, ये जो पोइम, ये भी एक रोमांटिक पोइम है। उसका ज़ाती एक्सपीरियंस यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसका है उसके ऊपर बेस करती है। 1806 में उसने ये पोइम लिखी है। 1803 में, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ, 1803 में वो गया था अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बहन के साथ स्कॉटलैंड, ठीक है, वैसे घूमने के लिए। वहाँ पे वो एक पहाड़ी के ऊपर से गुजरा था तो उसने एक लड़की को वहाँ पे काम करते देखा। तो फिर उसने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक पोइम लिखूंगा जाके। तो उसने 1806 में ये पोइम जो थी वो कंपोज की थी अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को बेस करके। ये हमें बताती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ था उसकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि इतने सालों, 3 साल तक भी उसको वो बातें बिल्कुल वैसे ही आती जो उसने लिखी थी। ठीक हो गया। अब पोइम को स्टार्ट करते हैं। सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी से मुराद है तन्हा, रीपर होता है काम करने वाली, रीप करने वाली। तो ऐसी लड़की जो खेतों में, फील्ड्स के अंदर अकेली काम कर रही थी, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके इस मतलब बताया गया इस पोइम के अंदर। ठीक हो गया। ये इस पोइम के अंदर उसने एक वर्ड यूज़ किया है, हाईलैंड लेस। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये एक स्कॉटलैंड की लड़की के मतलब है। तो अब हमें कैसे पता चला कि वो स्कॉटलैंड की लड़की है? कहीं पे पूरी पोइम में तो स्कॉटलैंड का लफ्ज़ ही नहीं लिखा गया, लेकिन आप जो पोइम पढ़ोगे तो उसकी सेकंड लाइन के अंदर उसने यूज़ किया है हाईलैंड लेस। हाईलैंड लेस स्कॉटलैंड की जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, यानी कि जो मेडन ऑफ स्कॉटिश गर्ल होती हैं, मेडन होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हाईलैंड लेस। तो वो जो हाईलैंड लेस है उससे हमें समझ आ रही है कि वो स्कॉटलैंड की एक कुंवारी लड़की है, एक मेडन गर्ल है। तो ये जो पोइम है इसके अंदर इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसने देखा वो एक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था, ठीक है। वहाँ पे उसने देखा एक लड़की को जो कि साथ साथ फसल काट रही है, ठीक है, यानी कि कटाई कर रही है, और साथ साथ अपने आप में गुम
पोइम अपना सॉन्ग गा रही है, उसकी आवाज़ इसको इतनी प्यारी लगी कि वहाँ पे ये खड़ा हो गया और उसकी एग्जैजरेटेड वे में तारीफ़ें करनी शुरू कर दी खूबसूरती के ऊपर। वो जो गाना गा रही है इसको बिल्कुल समझ नहीं आता। ये पोइम आगे जाके वो क्वेश्चन भी करता है कि वो पूछता है कि ये किस किस्म के गाने हैं, क्या ये किसी गम के ऊपर बयान कर रही है या किसी जो वार है उसके आफ्टर मैथ्स को बयान कर रही है, या फिर एक नेचुरल डिज़ास्टर्स जो उसकी लाइफ में आते हैं, कुदरती तौर पे तकलीफ़ें आती हैं, उनको बयान कर रही है। आखिर क्या या इसने लेकिन कहता है जो उसकी टोन है उससे पता चल रहा है कि ये जो टोन है वो क्या है, सैड है, मेलनकलिक टोन है। तो इस पोइम के अंदर कुछ चीज़ें बाकी जो हैं वो क्या हैं, वो जाता है, वो देखता है, उसको कंपेयर करता है, कहता है इतनी खूबसूरत आवाज़ है। वो 3 चीज़ों के साथ कंपैरिजन उसका करता है, एक कुकू बर्ड के साथ, उसके बाद वो उसको करता है नाइटिंगेल के साथ, और फिर वो जो गाने बजाने वाले लोग हैं जो कि मुसाफिर के साथ चलते हैं, उनका आगे जाके मैं बयान करूँगा, उनके साथ कंपैरिजन करता है, उनको कंपैरिजन करता है, कहता है कि इसकी जो आवाज़ है उन तमाम चीज़ों से भी क्या है, खूबसूरत है। एग्जैजरेशन करता है, ठीक है। एग्जैजरेशन जो करता है उसका मतलब होता है कि हाइपरबोल यूज़ करता है, ठीक है। उसके अंदर ये पोइम के अंदर डिफरेंट पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करता है जिसके अंदर सिम्बोलिज्म है, ठीक है। सिम्बोलिज्म क्या है, अलामत को। अब यहाँ पे वो अलामतें क्या क्या यूज़ करता है, पहला अलामत नाइटिंगेल, दूसरी अलामत जो है कुकू बर्ड। नाइटिंगेल और कुकू बर्ड जो है, और वेरी बैंड तीसरे, ये वेरी बैंड, कुकू बर्ड और नाइटिंगेल, ये तीनों खूबसूरत आवाज़ की अलामत है, सिंबल हैं। किसका? सिंबल है खूबसूरत आवाज़ की। वेरी बैंड के मतलब मैं जब मैं पहले डिस्कस किया था, मैं वही कि ये वेरी बैंड क्या होते हैं, वेरी बैंड होते हैं जब पुराने लोग पुराने वक्तों में सफ़र करने के लिए निकलते थे, तब गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, दूर दराज के सहराओं के जब सफ़र करने होते थे तो फिर वो क्या करते थे, एक गाने वालों का एक ग्रुप अपने साथ लेके चलते होते थे, जिनका मकसद होता था सिर्फ़ और सिर्फ उनको गा के उनको अम्यूज़ करना। वो रात को जब कहीं पे रुकते होते थे तो वो अपनी थकावट उतारते थे कैसे, इनकी गाने सुन के। इनकी आवाज़ गाने वालों की इतनी खूबसूरत होती थी कि उनकी आवाज़ सुन के उनकी तमाम थकावट उतर जाती थी। तो वो इनको कहते थे, ये जो वो लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो गाने गाते हैं, वो वेरी बैंड कहलाते हैं, वेरी बैंड। तो कहते हैं इसकी आवाज़ वेरी बैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। कुकू बर्ड, बुलबुल और कोयल, नाइटिंगेल जो हैं, इनसे भी ज़्यादा इसकी क्या है, आवाज़ खूबसूरत है। तो पहली मैंने क्या बताया कि सिंबॉलिक मीनिंग में यूज़ किया है, सिंबल्स के तौर पे ये जो कुकू बर्ड, वेरी बैंड और नाइटिंगेल सिंबल्स हैं। दूसरा दो पोइटिक डिवाइस उसने यूज़ किया है, वो है कंपैरिजन करना, यानी कि सिंबल्स के तौर पे 2 तरह के सिंबल होते हैं, एक सिमिली होती है और एक एक होते हैं मेटाफर। इस्तारा किसे कहते हैं, मेटाफर को, और सिमिली कहते हैं तशबीह को। उसने सिमिली का इस्तेमाल किया और उसने सिमिली का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया, कहता है कि जिस तरह से सिमिली होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह क्वालिटीज़ के तौर पे कह देना, तो वो ये सिमिली का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि उसकी सिमिली जो उसकी आवाज़ है वो कुकू बर्ड की सिमिली इस्तेमाल करता है, उससे भी ज़्यादा अच्छी है, और दूसरी जो आपके नाइटिंगेल है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा जो वो पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है, वो यूज़ करता है रिथोरिकल क्वेश्चन की। पोइटिक डिवाइस रिथोरिकल क्वेश्चन, RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन, ये एक पोइटिक डिवाइस है, एक तरीका है, शायरी में इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए शायर बात के ऊपर स्ट्रेस, जोर डालने के लिए वो इस्तेमाल करता है, सवालिया अंदाज में बात को करता है। किसी बात को सवालिया अंदाज में किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ बात के ऊपर ज़ोर डालने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, रिटोरिकल क्वेश्चन। वो नीचे जब आके कहता है कि वो जब पूछता है, वो एक पूरा जो स्टैंज़ा है उसके ऊपर लिखता है कि वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज़ दिस, ये किस किस्म की आवाज़ है, कि वहाँ पे कहता है कि इज़ दिस, वो कि ये वो आवाज़ है कि जो कि जिसके अंदर जो डिस्टेंट ईयर्स के अंदर जो वार हुई थी उनकी बातें हैं, या प्रेजेंट डे किसी कोई सिचुएशन है, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो ये बातें सारे की सारी सवालिया अंदाज में
पूछता है, लेकिन असल मकसद इसका बात पूछना नहीं होता बल्कि बात के ऊपर जोर डालना होता है। तो ये दूसरी रिटोरिकल क्वेश्चन की डिवाइस यूज़ करता है। उसके अलावा वो यूज़ करता है एक डिवाइस सॉरी, जिसका नाम होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेशन। हाइपरबोल HYPER, हाइपरबोल BOLE, ये इकट्ठा लिखना है हाइपरबोल। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बयान करना। वो एग्जैजरेट कर रहा होता है। कहाँ पे एग्जैजरेशन यूज़ करता है? वो एक कहता है कि इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि डिस्टेंट जो समुंदर हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, उन की जो गहराइयाँ हैं उनकी वहाँ पे जो साइलेंस है वो ब्रेक हो जाता है जब इसकी आवाज़ चलती है। यानी कि ये कहते हैं इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि दूर दराज समुद्रों की जो गहराइयों की खामोशियाँ वो टूट जाती हैं इनकी इसकी आवाज़ सुन के। ये क्या है? एग्जैजरेशन है। ठीक हो गया ना? बढ़ा चढ़ा के बयान करना। शायर हमेशा, रोमांटिक शायर किसी भी चीज़ की जब तारीफ़ करता है तो वो हमेशा एग्जैजरेटेड वे में करता है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, उसको एक आइडियलाइज फॉर्म में बयान किया जाता है। तो ये तमाम की तमाम बातें थी और वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसकी आवाज़ सुनता रहूँ। वो कहता है मैं दूर चला गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसकी जो आवाज़ें हैं वो मेरे दिल में घर कर गई हैं। वो आज भी मेरे दिल में वैसे की वैसे हैं, जैसे लगता है जब भी मैं उसके मुतालिक सोचता हूँ मुझे लगता है कि जैसे मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, उनको सुन रहा हूँ। तो ये ये सारी पोइम थी, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी। बाकी जो मैं बातें की हैं ना, ये मैंने लिख दी हैं, ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, तो वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, यानी कि ये ऊपर कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको इन तमाम चीज़ों को जो मैं आपको बताई हैं। ठीक है, ये थीम के अंदर भी लिख सकते हो और ये आप उन चीज़ों के अंदर भी लिख सकते हो जो कि क्वेश्चन के अंदर आप के अंदर आती हैं। ठीक हो गया? तो ये ले मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ चीज़ें, ये तो सामने आपके, ये देखो। ये सारी की सारी ये पोइम है। ये थिंग्स रिमेंबर, ये इमेजरी का